नमस्कार। आर्थिक फ्रंट पे मोदी सरकार फाइनली पूरी तरह से संपूर्ण रूप से नाकाम हो गई है और ये बात आज के इस पूरे विश्लेषण में जो जानकारियां आपको मिलेंगी उनसे तय हो जाएगा। 2 पॉइंट आज लेने वाले हैं, खास तौर पे मोदी जी ने जो अपील की है उसके अंदर से पॉइंट और भी हैं, उन पे भी जाएंगे कभी बाद में किसी दूसरे एपिसोड में। लेकिन आज बात करेंगे एक तो सोने के बारे में, दूसरा गाड़ियों के बारे में, पेट्रोल के बारे में। अगर आज ये समस्या है तो इस समस्या का कारण स्वयं साक्षात मोदी जी की अनेक असफलताएं हैं। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। पूरी दुनिया में सबसे महंगा सोना भारत के लोग खरीद रहे हैं, उसके बावजूद सरकार फेल है। कैसे फेल है, कैसे असफल है, आज इस बारे में डिटेल से बात करेंगे। समझेंगे कि आज हार कर सरकार को हथियार क्यों डालने पड़े। सरकार ने सारे पैंतरे चले, फेल हो गए, अब जनता से कह रहे हैं भैया आप ही मत खरीदो। इससे पता चलता है कि चुनाव जीतने की कला और सरकार चलाने की कला दो अलग कलाएं हैं। और हमारे लोकतंत्र की ये बहुत बड़ी कमी है कि अच्छी सरकार चलाने वाला व्यक्ति चुनाव जीते, ये ज़रूरी नहीं है। किसी पार्टी को दोष नहीं दे रहा हूं, ये ऐसा लोकतंत्र बना हुआ है। तो आज हम बात करेंगे सोने के मामले में सरकार की धुआंधार नाकामी और दूसरी नाकामी पेट्रोलियम के मामले में। आज हम लोग डॉलर को लेकर परेशान हैं, तो उसके पीछे सरकार की यही नीतियां हैं और इन नीतियों के पीछे सरकार की विदेश परस्ती है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज का यूट्यूब चैनल। आज हम समझते हैं कि इस देश में सोने की दिक्कत हुई कैसे, सोने का लोभ कैसे बढ़ा। अखबार लिख देता है हम परंपरागत सोने को पसंद करने वाले समाज हैं, हमारे यहाँ ये होता है, वो सब ठीक है, लेकिन सोना इतना कैसे बढ़ गया कि सरकार को कहना पड़ रहा है भाई इंपोर्ट मत करो। सबसे पहले सरकार के वो कदम जिनके कारण भारत कमजोर होता चला गया। सबसे पहले सरकार को लगा कि गोल्ड जो है एक इन्वेस्टमेंट का तरीका हो सकता है, तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट टूल दिए। अभी पिछले दिनों भारत सरकार के सेबी ने लोगों को इन्वेस्टमेंट टूल दिया कि भाई सोने में पैसा लगाना है तो ऐसे लगा लो। और ये जितने टूल हैं इन सब में सोना इंपोर्ट करना पड़ता है। और एक मात्र टूल पिछले दिनों आया था जो आमतौर पे ये पेटीएम गोल्ड, जीपे गोल्ड वगैरह टाइप का आया था। उसको एसबीआई ने कह दिया खबरदार इस गोल्ड में मत पड़ना क्योंकि इसमें गोल्ड इंपोर्ट नहीं होता है। बहरहाल सरकार ने इस सारे झंझटों से बचने के लिए पहला काम ये किया कि भाई सोने पे हम बढ़ा देते हैं टैरिफ, इंपोर्ट ड्यूटी, यानी बाहर से सोना आएगा तो टैक्स देना पड़ेगा। भैया बढ़ाई और ये 10 से 15% तक आपने ड्यूटी बढ़ा दी। अब आप देखिए सरकार कैसे फंस रही है और कैसे फैसले लेने में मैच्योरिटी की कमी है। बाहर से सोना आ रहा है ये समझने के बजाय कि उसके क्या कारण हैं, इन्होंने उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, टैक्स ज़्यादा होगा तो सोना कम इंपोर्ट होगा। ये नादानी चलती नहीं है। आपका एक दिमाग है तो इस देश के 150 करोड़ दिमाग हैं। खैर, हुआ ये कि इसका उल्टा हो गया। लोगों को ये लगा कि सोना बाहर से लाने में बड़ा फायदा होता है, तो जो भी विदेश जाता था कुछ सोना उठा लाता था। ठीक वैसा जैसा कभी इंदिरा गांधी के ज़माने में होता था। सोने के भारत में लाने से जो सख्ती थी उसी का नतीजा कि भारत में हाजी मस्तान, दाऊद इब्राहिम जैसे बहुत सारे स्मगलर बड़े तैयार हो गए। बहुत सारी फिल्में बनती थीं और हम जानते थे कि स्मगलर किस तरह से अरबपति बन रहे हैं सिर्फ सोने की स्मगलिंग करके। मोदी सरकार ने सोने की स्मगलिंग को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना दिया। 10 से 15%। याद कीजिए दक्षिण भारत के एक पुलिस अधिकारी की एक अभिनेत्री बेटी काम ही ये करने लग गई थी। विदेश जाती थी सोना ले आती थी, विदेश जाती थी सोना ले आती थी और वो पकड़ी गई। इतना अंतर जब 10 से 15% का होगा, सोना तो इतना सा होता है ना। मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्या फिर से दाऊद इब्राहिम वगैरह वगैरह का दौर लौटने वाला है। याद कीजिए सरकार ने उस वीडियो को सुना, एक कदम उठाया। वो कदम क्या था आगे आएंगे। तो सोने का क्या, अगर इतना सा जेब में रख लाएगा आदमी तो आने जाने का खर्चा निकाल लेगा यहाँ से।
जहां भी वो जा रहा है दुबई सुबई, क्योंकि 15% की कमाई भाई साहब, इंस्टेंट कमाई। आप वैसे पैसा लगाओगे बैंक में, एफडी मिलेगी साल भर में 7%, और यहां से अगर आप दुबई चले जाओगे 100 ग्राम सोना उठा लाओगे, उस पे कमाओगे 15%। तो ये एक धंधे का एवेन्यू खोल दिया सरकार ने टैरिफ के नाम पे। और सोना है भाई, पहने हुए हो आप तो कौन रोक रहा है, थोड़ा बहुत तो ला ही सकते हो। वो हीरोइन तो बहुत ज्यादा ले आई थी इसलिए फंस गई। तो एक अंधाधुंध ये हुआ कि भैया भारत में सोना लाओगे तो फायदा होगा। तो भारत में सोना लाने के लिए आप क्या कर रहे थे, सोना डॉलर में खरीद रहे थे ना। तो भारत की विदेशी मुद्रा पे बोझ पड़ता जा रहा था, जो आज दिख रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के 13-14 में अनुमान के अनुसार सैकड़ों टन सोना, सैकड़ों टन अनौपचारिक रास्तों से आया, और 2019 में ड्यूटी बढ़ने के बाद ये रफ्तार और तेज हो गई, यानी नंबर 2 में सोना आने लग गया। और सरकार को इससे नुकसान भी हो गया। टैक्स जो पहले मान लीजिए 2% ड्यूटी है, 4% ड्यूटी है, तो आदमी जब वहां से सोना लेके आएगा तो 4% तो देगा। जब 15% है तो चुराएगा, तो सरकार को टैक्स नहीं मिल रहा था। हवाला नेटवर्क मजबूत हो गए, काला धन मजबूत हो गया। ईडी सीडी जो इस काम को पकड़ने के लिए थी वो पॉलिटिकल ऑपरेशंस में लग गई। इसके साथ साथ एयरपोर्ट और बॉर्डर पे स्मगलिंग बढ़ गई, ज्वेलरी सेक्टर को नुकसान हो गया, ग्रे मार्केट बहुत बड़ा हो गया, नंबर 2 का सोना आने लग गया। अब सरकार ने कहा, देखिएगा मूर्खताओं की पराकाष्ठा। सरकार को लगा कि नहीं भाई, बाहर से सोना नहीं आना चाहिए। हमारे जैसे लोगों ने कहा, सरकार ने इस ड्यूटी को 4% कर दिया। लेकिन 4% करने से पहले समझदार लोग, देखिए सरकार चलाने में इतना दिमाग नहीं लगता, इन्होंने तय किया कि हम लोगों से कहेंगे कि तुम सोना काहे खरीद रहे हो, तुम हमको पैसे दो, हम सोने से ज्यादा तुमको कमाई करके दे देंगे, तो तुम सोने में इन्वेस्ट मत करो। तो क्या हुआ, सरकार लेके आई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, आरबीआई की स्कीम, भारत सरकार की गारंटी। अभी तक कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करोगे भारत सरकार की गारंटी नहीं होती है नॉर्मली, लेकिन ये भारत सरकार की गारंटी। आप सोना, बस सोने के पैसे दे दो उनको। आज 100 रुपए का सोना है, उनको दे दो। कल जिस दिन मैच्योर होगा 5 साल बाद 120 का सोना हो जाएगा, 120 के रेट से पैसे देगी सरकार। सरकार उस सोने पे टैक्स भी नहीं लेगी, और ऊपर से सरकार आपको 2.5% बोनस देगी। यानी सोने के रेट में बढ़ोतरी हुई 10%, सरकार आपको देगी 12.5% और टैक्स भी नहीं लेगी। क्या नतीजा हुआ, आप कहोगे तो बड़ी अच्छी स्कीम है, लोगों ने कहा होगा कि बाहर से सोना कौन मंगाए, आरबीआई से खरीद लो। लेकिन आरबीआई ने जनता को तो ये कह दिया, पर टोपी पहन ली खुद को कैसे, जब आप गोल्ड बॉन्ड की स्कीम ला रहे हो। अगर आपने 100 रुपए का सोना लिया लोगों से, 100 रुपए का सोना कहीं रिजर्व में लेके रखा होता, तो आप जब सोने का दाम बढ़ गया था तो आपको घाटा नहीं होता। इन्होंने पैसा ले लिया, सोना नहीं खरीदा। आपसे पैसा ले लिया सोना खरीदने के लिए, और कहा तुमको क्या मतलब, सरकार की गारंटी है, ज्यादा पैसा देंगे तुमको। उस पैसे से इन्होंने सोना नहीं खरीदा। अब सोने का दाम जब अनाप शनाप बढ़ा, तो भाई तुम ब्याज में उठाते थे 7%, 8%, 10% पे, उसकी जगह आपने जान पे मुसीबत बोल ले ली। 4% का टैक्स छोड़ रहे हो, किसी को 15%, जब जितना टैक्स रेट रहा टैक्स छोड़ रहे हो, ऊपर से 2.5% और दे रहे हो, और सोने की रेट्स जो बढ़ रहे हैं उस दाम से बढ़ा के पैसे दे रहे हो। तो आरबीआई की टांगें हिल गई, उसको लगा रही है क्या हुआ, तो भारत डूब जाएगा, उस सरकार की गारंटी है। इस तरह की जब स्कीम आई, तो सरकारी बॉन्ड, जो सरकारी सोने के नाम पे जो बॉन्ड था, इसको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड कहा गया, उसके बारे आरबीआई की टांगें कांप गई। अब इसका कोई नया संस्करण नहीं आ रहा है, फिर इसके नियम बदले गए, भाई जल्दी विड्रॉ करोगे तो आपको टैक्स का रिबेट नहीं मिलेगा, तमाम सारा। लेकिन ठाकुर तो फंस चुका है। अब दिक्कत यह है कि लोग उस स्कीम में जब पैसे वापस मांगेंगे, पूरा हो जाएगा, तब तक सरकार बड़े घाटे में आ चुकी होगी। अब आप सोचिए, ऐसी खतरनाक स्कीम भारत सरकार, आप कल्पना कीजिए कि अगर आदमी को यह पता है कि मैं मोदी मोदी करूंगा, 4 सांप्रदायिक बयान दूंगा, मैं काम करूं ना करूं मेरी जिंदगी चल जाएगी। तो पॉलिटिक्स में तो ज्यादातर मक्कारी होते हैं, उनको पता, अरे भाई ये है वो है, मैं प्याज नहीं काती बोलेगा, काम चलाएगा। आप सुनिए, उसके बाद सरकार एक और स्कीम लेके आई, बोले भाई सोना जो है ना आप सरकार को दे दो अपना, ताकि जो सोना जो है वो पब्लिक में चलता रहेगा, उसका घर का सोना बैंक में जमा करो, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम।
और ये सोचा सरकार ने मंदिरों में, घरों में खूब टनों सोना पड़ा हुआ है, वो आ जाएगा, लोग बैंक को सोना दे देंगे वगैरह वगैरह, काम बन जाएगा। किसी ने नहीं दिया। लोगों लगा ये हमको सोना दे देंगे, इसका पता नहीं क्या करेंगे, मैंने इनको जो पायल दी है वो पायल की पायल मिलेगी कि नहीं पता नहीं। इस तरह से तमाम सारे लोगों ने ना तो गहने जमा किए ना कुछ किए, ये स्कीम भी ठन ठन गोपाल हो गई। अब आप सोचिए, एक सरकार लगातार सोने के फ्रंट पे फेल होती जा रही है। अगला, डिजिटल और पेपर गोल्ड को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। गोल्ड ETF, एक्सचेंज ट्रेड फंड, यानी सोने का रेट शेयर बाजार की तरह तय हो रहा है सट्टेबाजी से। नतीजा क्या हुआ? सोने का एक्चुअल दाम कुछ भी बढ़े, ETF में दाम कम और ज़्यादा हो रहा है तो उसका लोग फायदा उठाने लगे। और जब उसका फायदा उठाने लगे तो ETF की एक शर्त थी। शर्त यह थी कि अगर आपने ETF में सोना खरीदा 100 ग्राम, तो जो फंड है वो 100 ग्राम सोना खरीद के अपने पास वॉल्ट में रखेगा। और अगर आप उससे कहोगे कि मैच्योरिटी के टाइम पे मुझे तो गोल्ड चाहिए भाई, मुझे पैसे नहीं चाहिए, तो आपको गोल्ड देगा। इस स्कीम से क्या हुआ? लोगों को लगा शेयर बाजार डूब रहा है, विदेशी निवेशक पैसा निकाल के ले जा रहे हैं वगैरह वगैरह, तो यार ETF में लगा देते हैं, सोने में सोना तब भी स्टेबलाइजर है, ज़्यादा गिरता नहीं है। यही धारणा थी इस युद्ध से पहले तक। तो क्या हुआ? जितना लोग पैसे लगाते जा रहे थे ETF में, उतना सोना खरीदा जा रहा था। और बाहर से जब सोना खरीदोगे, किस में मिलेगा? वो आपको डॉलर में मिलेगा। यानी ये जितनी भी स्कीम आप देख रहे हैं, इन सब ने सोने के फ्रंट पे कांड कर दिया। डिजिटल गोल्ड आया, फिर RBI ने खुद ही कह दिया हटाओ। गोल्ड सेविंग प्रोडक्ट आए बहुत सारे। अब ये सब चीज़ें आने के बाद भारत में एक अजीब सी स्थिति हो गई। पहले ही हम लोग सोना बहुत कंज्यूम करते हैं, शादी हो, मुंडन हो, बच्चे का कंछेदन है तो सोने की बाली मामा की तरफ से आएगी, कभी ये होगा, तमाम जितने तरह के समाज हैं उतने रिश्ते बने हुए हैं। अब वो एक सोने का पहले ही एक समाज जो उसके लिए पगलाया हुआ है, उसको आपने सोना खरीदने का और काम दे दिया। आज आप कह रहे हो कि भैया सोना मत खरीदना, साल तक सोना मत खरीदो। इसलिए कह रहे हो क्योंकि आपने सारे हथकंडे अपना लिए, आप सुपर फ्लॉप, सुपर फेल रहे, आपकी एक भी स्कीम पास नहीं हुई और आपने आज देश को संकट में लाके खड़ा कर दिया। ये लंबे समय से आप सोने में डॉलर वेस्ट कर रहे हो या आज नहीं कर रहे हो? और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि आज आप परेशानी में खड़े हो और आप हाथ जोड़ के कह रहे हो हमसे ना हो पाएगा। दुर्भाग्य से इस देश के, आज किसी ने एक फ़ोटो शेयर किया, किसी एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के A1 A2 की बेटी का, बहुत महंगे महंगे जेवर, ये सब लोग बाहर विदेशों से खरीदते हैं, सारे लोग, कोई यहाँ देशी से नहीं बनवा, देशी ज्वेलर से नहीं बनवाता। खैर, अब हम चलते हैं ऑटोमोबाइल की तरफ। और हालत ये है कि सोने का कारोबार जो आमद है, इंपोर्ट है, उसको घटाने की कोशिश करते करते मेरी सरकार ने उसको बढ़ा दिया, सिर्फ पॉलिसीज़ के कारण। आपने एक के बाद एक लोगों को ऐसे ल्यूक्रेटिव, लालच वाले तरीके बताए जिससे लोग सोने की तरफ आकर्षित हुए और सोना बाहर से आने लग गया। और रोकने की जो आपने कोशिश की उसमें आप नाकाम हो गए क्योंकि आप उसको मैनेज करने में सक्षम ही नहीं थे। अब आते हैं कि किस तरह से भारत में सिस्टमेटिक तरीके से ये जो पेट्रोल का इंपोर्ट बढ़ाया गया, जिसकी आज बात हो रही है, भारत 100% ऑयल इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट तो करता है लेकिन उसके साथ एक कमाई है। कमाई रिफाइनरी की भी है, अंबानी की भी कमाई है। भारत में सिस्टमेटिक तरीके से तेल की खपत बढ़ाई गई और तेल की खपत को बढ़ाने के कारण भारत के ऊपर बोझ बढ़ता चला गया, इंपोर्ट का बोझ, विदेशी चीज़ें इंपोर्ट करने का बोझ। सरल तरीके से आपको समझाता हूं कि भारत में जब भी आप कार बनाते हैं उसमें दो तरह के कंपोनेंट होते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ बनती हैं, सीटें बनाई आपने, टायर बना दिए, बॉडी बना दी, पर उसका ECU, कार के अंदर आप जानते हैं ECU एक चिप होती है जिसके अंदर जो कंप्यूटर है, दिमाग है कार का, बाहर से आ रहा है। उसकी जितनी भी हाई एंड टेक्नोलॉजी है जिसमें वैल्यू एडिशन ज़्यादा है, मतलब जिसमें 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट करो और वो 1 लाख रुपए का माल बन जाए, वो कहलाता है वैल्यू एडिशन वाली चीज़ें। ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास बाहर से आ रही है कार की। यानी हम बहुत सारा मोटा पैसा बाहर दे रहे हैं और इसके साथ साथ हम एक और चीज़ कर रहे हैं, हम वो तो बाहर से मंगा ही रहे हैं,
हम कारों को विदेशी टेक्नोलॉजी की जब भारत में बनाई जाती है, चाहे वो फोर्ड बनाए, चाहे वो रेनो बनाए, चाहे वो सुजुकी बनाए, चाहे वो हुंडई बनाए, वो कंपनी रॉयल्टी लेती है। भारत में कार बिक रही है, टेक्नोलॉजी हमारी है, तो भारत की जो कंपनी है हुंडई की, उस कंपनी से साउथ कोरिया की जो कंपनी है हुंडई, वो यहां से रॉयल्टी लेगी। इस तरह से जैसे जैसे आप कार की बिक्री बढ़ाते जाते हो, वैसे वैसे आपके ऊपर विदेशी मुद्रा का बोझ बढ़ता जाता है। आपके यहां से कारें विदेश में पैसा जाने लगता है और आप अंधाधुंध बहुत सारी कारें, और कुछ कारें ऐसी होती हैं बड़ी वाली, BMW, मर्सिडीज वगैरह, इनकी वहां से किट आती है तैयार। जैसे साइकिल की किट आती है ना, आप साइकिल खरीदने जाओ तो एक किट मिलेगी बॉक्स में, फिर निकाल के उसको कस के वो असेंबल करके देता है दुकान वाला। तो ये इनकी किट आती है, उसमें तो 85% 80% मार्जिन बाहर जा रहा है विदेशों में। यानी कार की इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें छोटे मोटे काम तो यहाँ पे होते हैं, पर बड़े काम जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, वैल्यू एडिशन ज़्यादा है, वो सारे काम विदेशी होते हैं। यही मोबाइल में हो रहा है एप्पल के केस में। एप्पल रॉयल्टी भी ले रहा है। एप्पल अपने जो ज़्यादा वैल्यू एडिशन वाले कंपोनेंट हैं वो चीन में बना रहा है, चीन से यहाँ ला रहा है, यहाँ आप डब्बा बंद कर रहे हो और डब्बा बंद करने के नाम पे आप उनको दे रहे हो इंसेंटिव। इसी तरह से ऑटोमोबाइल कंपनियों को भी आपने इंसेंटिव दिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कार बेचो। तो भारत का जो कार उद्योग था पूरा का पूरा, वो भारत के ऊपर एक तरह की लायबिलिटी बनता गया, इंपोर्ट की लायबिलिटी। इसके आंकड़े आपको मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ समझिए। कार की इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने सारे पापड़ बेले। PLI स्कीम लाए आप, कार कंपनियों को इंसेंटिव दिया। अभी असली वाला धमाका, आप कहेंगे ये तो ठीक है, लेकिन कार की बिक्री बढ़ाई कैसे सरकार ने? लिथियम सेल, ECU, कार में लगने वाले सेंसर, मोटर कंट्रोलर, प्रीमियम वाले ट्रांसमिशन और हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब बाहर से आ रहा है। EV में और भी ज़्यादा इंपोर्टेड एलिमेंट है, यानी भारत में जितनी भी कार बनेगी उन सब के अंदर विदेशी कंपोनेंट है। तो कितना पैसा गया, हवा में बात करने का कोई फायदा नहीं ना, हम डेटा लेके चलते हैं। फाइनेंशियल ईयर 21 यानी 2020-21 में भारत में लगभग 57,205 करोड़ रुपए के लगभग 65,000 करोड़, मान लीजिए आप 65,000 करोड़ रुपए के ऑटो कंपोनेंट विदेशों से मंगाए हैं। 65,000 करोड़ रुपए के डॉलर दिए हैं ऑटो कंपोनेंट के लिए। फाइनेंशियल ईयर 24 तक ये डबल हो गया था। वो 57,000 था जो बढ़ के 1,03,000 हो गया, यानी जो 56,000 करोड़ था वो करीब करीब 1,00,000 करोड़ हो गया, मोटा मोटा। पहले 6.7 अरब डॉलर था, बाद में 12.1 अरब डॉलर हो गया। यानी सिर्फ 3 साल में 80% विदेशी कंपोनेंट की यहाँ पर इंपोर्ट बढ़ गया। और ये वो कंपोनेंट थे जिनके अंदर मुनाफा ज़्यादा था, लागत कम थी। यानी कार पे जो मोटी कमाई होती है वहाँ हो गई। फिर रॉयल्टी की कमाई, इन सब चीज़ों को हमने खूब सारा आगे बढ़ाया। क्यों? मेक इन इंडिया, इनके मेक इन इंडिया टाइप के ड्रामा, एक शेर गियर से बना हुआ, मोदी जी की तरह तरह की फोटो, आत्मनिर्भर भारत उसका नाम दे दिया, जबकि ये परनिर्भर हो रहा था। और हमने लगातार प्रोडक्शन लिंक स्कीम दी, उनको उस पर इंसेंटिव दिया। यानी ये जो हमको लूट रहे थे, हमारा डॉलर जा रहा था, इस पे सरकार उनको पुरस्कृत कर रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा कार बनाओ। अब आप कहोगे इससे कमाई तो होती होगी, तभी तो सरकार कर रही थी। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। मैं बता चुका हूँ ECU, ADAS, इंफोटेनमेंट चिप, सेंसर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी, ये सारी की सारी बाहर से आती है। ठीक है, हमारे यहाँ क्या बनता है? हमारे यहाँ बनता है सीट, बॉडी, वायरिंग, ग्लास और टायर। अब आप समझिए, आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि कितना पैसा हमारा मिला हमको। डॉलर, इतना डॉलर तो गया, 1,00,000 करोड़ का डॉलर गया, आया कितना? अब मैं आपको 21, 22, 23 और 24 के आंकड़ों में उलझाने के बजाय सीधे 24 के आंकड़ों पे लेके आता हूं। हमने करीब घरेलू बाजार में 2.5 करोड़ से ज़्यादा गाड़ियां बेची हैं 2024 में, और हमने बाहर भेजी हैं कुल 53 लाख गाड़ियां। यानी 82% हमारी घरेलू खपत थी और सिर्फ 18% बाहर भेजी। यानी हमको जो हमने मेक इन इंडिया बनाया, इससे बाहर भेजने में हमको फ़ायदा क्या हुआ? 18% गाड़ियां भेजी
और भेजने के बाद आपने क्या किया, इन गाड़ियों को बनाने के लिए सारे प्रीमियम चीजें इंपोर्ट की जिसमें ज्यादा मुनाफा था। और यहां एक एक दो दो रुपए के मुनाफे पे जो काम कर रहे हैं वो भारत के लोग कर रहे हैं। अब आपको इस पॉइंट पे लेके जाते हैं कि गाड़ियों की बिक्री बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किया, और यह समझ के आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा। इन आंकड़े आयात निर्यात के देख लिया आपने, आपको पता चल गया विदेशी मुद्रा कैसे जाती है। लेकिन विदेशी मुद्रा जहां से जाती है सिर्फ वो जगह नहीं है। भारत में जितनी ज्यादा गाड़ियां चलेंगी उतना ज्यादा तेल आप इंपोर्ट करोगे, और भारत में तेल का इंपोर्ट किस तेजी से बढ़ रहा है इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि हमारे यहाँ पे भारत में 16 में फाइनेंस 2015-16 में केवल 64 अरब डॉलर का हम तेल मंगाते थे, अब 132 अरब डॉलर का तेल मंगाने लगे हैं। कितना मंगाते थे हम? 64, और अब 132, यानी हमारा तेल की खपत हमने देश में दोगुनी कर ली। तेल की खपत देश में दुगनी कैसे हुई? देखिए, नीतियां ऐसे बनती हैं। तेल की खपत देश में दुगनी ऐसे हुई कि पहले बहुत सारे हाईवे बनाए गए, बड़े बड़े, भारतमाला प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट, गंगा एक्सप्रेसवे, फला ढिमका। मिडिल क्लास तारी पीट रहा है, पैसे दे रहे हैं तो फैसिलिटी मिल रही है, चले चलो। लेकिन आप इस फैसिलिटी का दूसरा पहलू देखिए। भारत का NHAI जो इस सब को बना रहा था, वो कर्जा लेके, देशी विदेशी कर्जा लेके इसको तैयार कर रहा था, और ये सारी लायबिलिटी कर्जा चुकाने की आपके सर पे। आप जो टोल दे रहे हो उससे ज्यादा कर्जे के ब्याज की लायबिलिटी थी। NHAI को अपने बहुत सारे असेट मोनिटाइज करने पड़े, बेचने पड़े, और भविष्य की कमाई को वर्तमान में बेचना पड़ा। बहुत सारे काम किए, वो एक अलग कहानी है। और किसी तरह से उसने अपने आप को बचाया। अगर एक आध कोविड टाइप का कांड और हो गया तो हम सब गए काम से। इस देश की सड़कें भी प्राइवेट हो जाएंगी, हो चुकी हैं। एक तो ये किया आपने। ये करने से क्या हुआ कि पूरे देश में जब जाने आने की रफ्तार तेज हो गई तो गाड़ियों के ऊपर निर्भरता लोगों की बढ़ गई। इधर सरकार रेलवे के दाम बढ़ा रही है। जो भारत रेल में काम करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कम्यूट करने का आदी था कि भाई ट्रेन में बैठ जाऊंगा, दूसरे शहर चला जाऊंगा, उस भारत को आपने समझाया कि टिकट बेटा मुश्किल से मिलेंगे, रिजर्वेशन तुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि रिजर्वेशन में बहुत सारे टेक्निकल लोचे डाल दिए हैं। सुबह इतने बड़े टिकट खुलेगा, पूरे देश के नागरिक पूरे 24 घंटे के टिकट सुबह उसी समय ढूंढ रहे होंगे। सर्वर जाम नहीं होगा तो क्या होगा भाई? 24 घंटे पहले का नियम बना दे, दिन भर ट्रेन चलती है, दिन भर लोग रिजर्वेशन करते रहेंगे, सर्वर पर लोड नहीं आएगा। लेकिन लोड नहीं आएगा तो टिकट आसानी से मिल जाएंगे। तो टिकट मिलना मुश्किल बनाओ, महंगा करो। जो सस्ती ट्रेनें थी उनको महंगा कर दो, जो सुविधाएं मिलती थी सीनियर सिटीजन में सबको खत्म कर दो। फिर आप कहोगे यार मैं टिकट लूंगा, उसके बाद मैं रेलवे स्टेशन जाऊंगा, फिर मुझे कैब के पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो मुझे ऑटो के पैसे देने पड़ेंगे। स्टेशन पे घुस के, स्टेशन के अंदर घुसने को भी चार्जेबल बना दिया। आप 9 मिनट 10 मिनट का टाइम मिलता है, अगर उतने में बाहर नहीं आए तो तुरंत लाओ 50 रुपए, थोड़ी और ज़्यादा देर हो गई तो लाओ 200 रुपये। ज़्यादातर शहरों में स्टेशनों में व्यवस्था कर दिया। यानी ट्रेन का सफ़र बहुत कठिन बनाया। जब ट्रेन का सफ़र कठिन बनाया तो आपको लगता है इतनी देर में मैं झंझट करूंगा, गाड़ी उठा के निकल जाता हूं। और लोगों ने पेट्रोल फूंकना शुरू कर दिया। फिर आपकी गाड़ियां बिकवाई गई हैं, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को फायदा देना था। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पूरी दुनिया की कैपिटलिस्ट लॉबी का, फोर्ड लॉबी, ये वो दुनिया, फोर्ड फाउंडेशन, तमाम चीज़ों पे चले जाओ जो सरकारों को चलाते हैं दुनिया के, उनके लाभ। तो क्या करोगे आप ये करोगे, ऑटोमोबाइल लॉबी जो है आपकी, उसकी बिक्री बढ़ाओगे। तो वही पुरानी गाड़ी हो गई, बंद कर दो। अरे यार कोई लॉजिक है? मैंने गाड़ी खरीदी, चलाई नहीं है, समय पे सर्विस करा रहा हूं, 15 साल हो गए, जमा करो। इस तरह से आपकी सारी गाड़ियां छीनी गई, उससे गाड़ों की बिक्री बढ़ाई गई। हाईवे बनाए गए सारी तरह से। हाईवे बनने से अब लोग कहते क्या, एक रवीश ने एक उसमें लिख दिया था कि भाई मैं 4 घंटे पहुंच जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, उसका लोगों ने एक हिस्सा काट दिया, पूरी बात को हटा के। वो ठीक बात है, लेकिन उनको ट्रोल कर दिया। भाई तुम अपना भी तो देखो यार। तुम वहां पे, एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात है, आप नोएडा से अगर आप लखनऊ जा रहे हो या इलाहाबाद जा रहे हो और एक नया गंगा एक्सप्रेसवे से जा रहे हो, यह सवाल नहीं बनता कि गंगा एक्सप्रेसवे में प्रति किलोमीटर ज्यादा क्यों चार्ज कर रहे हो।
क्या ये यमुना एक्सप्रेसवे नहीं है, या लखनऊ वाला आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे नहीं है, या अडानी वाला जो एक्सप्रेस ये एक्सक्लूसिव है क्या? इस पे पर किलोमीटर ज्यादा चार्ज क्यों हो रहा है? यानी मेरी जो दूरी बच रही है जाने की, उससे लाभ मुझे होना चाहिए। 600 किलोमीटर का सफर की जगह एक हाईवे बन गया जो 400 किलोमीटर का ही है, तो 200 किलोमीटर का लाभ मुझे होना चाहिए। तो नहीं, वो हाईवे बनाने वाला कह रहा है कि मैं तो आपको जल्दी पहुंचा दे रहा हूं, इसलिए मुझे पैसे दो। देश में सारे हाईवे की एक पॉलिसी होनी चाहिए बहरहाल, लेकिन इस पूरी पॉलिसी के बीच में, चाहे वो तेज हाईवे बने चाहे स्लो हाईवे बने, आपको धीरे 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 करके कार बेस्ड सिस्टम पे ला दिया गया, उस अमेरिकी सिस्टम पे जो प्राइवेट कारों पे आधारित है। यूरोप में बहुत सारे देश पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चलते हैं, बेहतरीन ट्रामें हैं, चले जाओ आप इटली, चले जाओ आप फ्रांस, लेकिन हमारे को कारों की तरफ धकेला गया क्योंकि अमेरिका का वही मॉडल था। वहां के कैपिटलिस्ट उसी तरह से कारें बिकवा के माल बनाते थे। फिर जब सरकारें आती हैं, अमेरिका का आशीर्वाद मिलता है, अमेरिका का प्रेम मिलता है, भाईचारा मिलता है, माई फ्रेंड डोनाल्ड मिलता है, तो हम भी धीरे धीरे वही पॉलिसीज लागू करना शुरू कर देते हैं। अब कार आधारित व्यवस्था, पहले थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना है, अब छोड़ो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार आधारित। नतीजा क्या हो रहा है? ये सारे की सारी, जैसे जैसे कार बिकेगी वैसे वैसे वो विदेशी इक्विपमेंट मोटे मार्जिन वाले आएंगे, उसमें डॉलर जाएगा, तेल फूकेगा उसमें डॉलर जाएगा, गाड़ी की रॉयल्टी में डॉलर जाएगा। सारी जो देशी कंपनियां थी कार वाली बंद हो गई हैं, फिएट बंद हो गई, एम्बेसडर बंद हो गई। ये महिंद्रा टाटा वगैरह जिनको आप स्वदेशी समझ रहे हैं, स्वदेशी होने के बावजूद बेचारे विदेशी माल ला के बेच रहे हैं। जो ईवी बना रहे हैं वो चाइना से आ रही है, तो वो भी तो डॉलर से आती है। तो कुल मिला के ये पूरा का पूरा गड्ढा खोदा किसने? आज इतनी डॉलर की जरूरत हमको पड़ किस लिए रही है? और जैसे जैसे डॉलर की जरूरत पड़ती है, कोई भी देश अपनी आज़ादी खोता चला जाता है, क्योंकि वो विदेश पर निर्भर हो जाता है। उसको डॉलर हासिल करने के लिए अपने सामान को विदेशों में बेचना पड़ेगा, और विदेशों में सामान बेचने पड़ेंगे तो उसके लिए जाहिर बात है ग्राहक की 4 बातें सुननी पड़ती हैं, उसकी शर्तें माननी पड़ती हैं। लेकिन सिचुएशन आपके सामने है। मैंने 2 सेक्टर आपको बताए हैं, इसके अलावा बहुत सारी मोदी जी ने 7 बातें कही हैं। कभी मौका मिलेगा तो फिर बात करेंगे। जैसे वर्क फ्रॉम होम वाली बात है, कह रहे हैं कि भाई कारों का इस्तेमाल ना करो। अब कारों का इस्तेमाल ना करो, पहले कार बिकवा दी, सब कर दिया और उसको मजबूर कर दिया। अगर अब उसको कह रहे हो नहीं कार का इस्तेमाल मत करो, और खुद रोड शो निकाल रहे हो, एकदम सोमनाथ में ज़बरदस्त वाला एक रोड शो निकाला आपने, हवाई जहाज़ों से उड़ रहे हो, खुद विदेश यात्रा पे जा रहे हो। खैर, अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि क्या तबीयत से इस देश की खराब पॉलिसी बना के, गलत ओरिएंटेशन करके हमको किस तरह से गड्ढे में डाला गया। आज हमको कहीं का नहीं छोड़ा गया है, और जब सरकार के पास जैसे ही एक झटका लगा चीज़ों को, क्यों झटका? इसलिए आपके घर में कमाई आ रही थी 50 रुपये, आप खर्चा कर रहे थे 45 रुपये, आप भी मजे में थे कि हम कर लेंगे, बच्चे मेहनत करके कमा के भेज रहे हैं बाहर से, उससे डॉलर आ रहा था वो रुक गया। खैर, अब आपको झटका इसलिए लगा कि एक मुसीबत आई तो एक ही में आपका बैंड बज गया, क्योंकि आपके पास में ज़्यादा कुछ था नहीं। तो कोई खराब पॉलिसी किसी सरकार की कैसे किसी देश को नुकसान पहुंचा सकती है, इसका ये बढ़िया उदाहरण मैंने आपको 2 दिए हैं। और कैसे एक देश को पराधीन बना दिया डॉलर के मामले में। डॉलर की कमी होती है तो श्रीलंका बनता है, पिछले दिनों का उदाहरण आपके पास में है। एक अपील करनी थी आपसे कि जो वीडियो आप भेजते हैं, जो आप वीडियो, बहुत सारे लोगों ने शिकायत की कि आपको वीडियो मिलते नहीं हैं। अपने दोस्तों को भी पता है आजकल यूट्यूब का सिस्टम ख़त्म हो गया है वो वाला, अगर आपका वीडियो आप देखोगे तो ही वीडियो दिखेगा। आपने चाहे लाइक, सब्सक्राइब, घंटी का बटन दबाया हो, लेकिन अगर आप साथ में वीडियो देखोगे नहीं रेगुलर तो आपको वीडियो दिखेगा नहीं। तो इसलिए वीडियो क्लिक करके देखना ज़रूरी है। नहीं देखोगे आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। और उससे अच्छा तरीका ये है कि आप जब देखना चैनल पे जाकर ढूंढ लो, क्योंकि लोग मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं कि भाई ऐसा है कि आपके आजकल वीडियो नहीं आ रहे हैं क्या? मैंने कहा नहीं साहब, रेगुलर आ रहे हैं। तो इसीलिए नहीं उनको पता चल रहा है क्योंकि नोटिफिकेशन आने बंद हो गए हैं। नमस्कार, जय हिंद।